नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के काल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम थोड़े दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा प्रॉब्लम था। आज से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो व्याकरण पढ़ा रहे हैं ये आपको 4th 5th से लेकर के ग्रेजुएट तक काम देगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, किसी भी का, पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो, हर जगह ये व्याकरण पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। काल का अर्थ है समय। क्रिया और काल में अभिन्न संबंध है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया, कार्य या घटना का अपना एक समय होता है। अर्थात मतलब जो भी कार्य होता है उसका एक समय होता है। जैसे मतदान आज होगा, गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। यहाँ पर दोनों में देखो समय बताया गया है। इस तरह से इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे देखो यहाँ पर आती कितने बजे, 5 बजे, और होगा आज होगा और 5 बजे आती है। मतदान में कब होगा, आज। गाड़ी शाम को कब आती है, 5 बजे। इस प्रकार आज 5 बजे ये क्रम सा होगा और आती है क्रियाओं का समय सूचित करते हैं। क्या करते हैं? क्रियाओं का मतलब कार्य होने का समय सूचित कर रहे हैं। इस प्रकार 5 बजे ये क्रम और आती हैं क्रियाओं का समय सूचित कर रहा है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अभी हम देखेंगे काल के प्रकार। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। सबसे पहले हम चालू करेंगे वर्तमान काल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हम पहले एग्जाम्पल्स देंगे, इसके बाद उसे एक्सप्लेन करके फिर आपको परिभाषा बताएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो। मनुष्य की पशुता मरना नहीं जानती। पिता जी रो रहे हैं। ये दोनों वाक्य वर्तमान काल के हैं। तीसरा वाक्य, अंग्रेज ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। इन वाक्यों में जानती रो रहे हैं और कर दिया क्रियाओं के में से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, यह अभी पूर्ण हुआ या अभी पूर्ण हुआ है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा देखेंगे, भूतकाल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पढ़ाई से मुझे चिढ़ हो गई है थी। क्या है? भूतकाल, बीता हुआ समय। दूसरा, जानवरों के लिए चारागाहों की ज़रूरत थी। बहुमंजिली इमारत की दीवार उठ रही थी। सब थी था थी थे भूतकाल होता है। इन वाक्यों में हो गई थी, उठ रही थी क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है।
इसीलिए भूतकाल की क्रियाएं हैं। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। तीसरा भविष्यकाल देखेंगे। भविष्यकाल, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ये उदाहरण है। घर पहुंचकर पिताजी खूब गरजेंगे, मतलब ये होने वाला है। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए अन्य पशुओं का घर उजाड़ दोगे? तीसरा, जुहू पर फुर्सत से कविता लिखूंगा, ये भी अभी होने वाला है। यहाँ पर देखो, इन वाक्यों में गरजेंगे, उजाड़ दोगे और लिखूंगा क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है। अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे हम स्वाध्याय देखेंगे, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के काल पहचान कर लिखिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, अब इसे आपको कमेंट में बताना है कि भूतकाल है, भविष्यकाल है या वर्तमान काल है। हमने पहले ही बता दिया आपको, जो काम चल रहा है वह वर्तमान काल होता है, जो हो चुका है, था, थी, थे, गया था, हुआ था, वो भूतकाल में होता है। गा, गी, गे मतलब जो होने वाला है। जाऊंगा, खाऊंगा, करूंगा, गा, गी, गे जो होता है वो भविष्यकाल में आता है। और भी सेंटेंस होते हैं, लेकिन लगभग सेंटेंस इससे पहचाने जा सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस देखो, शकुन की आंखें खुल गई, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, शकुन रोते रोते सो गई थी, राजीव पाठशाला जा रहा है। इनके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहले अपना दिमाग चलाएंगे और कमेंट में आंसर लिखेंगे, इसके बाद आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठकों में दी गई सूचनाओं के अनुसार वाक्यों का काल बदलना है। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा, इसे बनाना है अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण मतलब जो कार्य चालू है। दूसरा, पिताजी गलियारे में खड़े निःशब्द हो रहे हैं, इसे अपूर्ण भूतकाल बनाना है। तीसरा, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, इसे सामान्य भविष्यकाल बनाना है। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है, ये सब उत्तर हैं। पहले आप अपने दिमाग से थोड़ी सी कोशिश करेंगे, फिर उत्तर को देखेंगे। आगे हम चालू करेंगे अव्यय। क्या चालू करेंगे? अव्यय। ये देखो, अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, सब हम आगे देखने वाले हैं। परिभाषा, मीनिंग सब। स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? अव्यय। व्याकरण में शब्द संपदा होती है, जिसमें 8 प्रकार होते हैं। 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारे चारों विकारी शब्द हैं। और क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक, ये अविकारी होते हैं। इस तरह से विकारी शब्द हमने पढ़ा चुका है और अब हम अविकारी पढ़ा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन और काल में उनका रूप एक सा रहता है, जैसे लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। यहाँ पर देखो वचन बदल रहा है, लिंग बदल रहा है, उसके अनुसार से कार्य भी बदल रहे हैं, लेकिन आज शब्द जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो ये किसी भी लिंग, वचन, काल में चला जाए, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसे ही अव्यय कहते हैं। जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है उस शब्द को विकारी शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिस शब्द में शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। अव्यय के प्रकार, अव्यय के कितने प्रकार हैं? 4 हैं, अभी ऊपर मैंने बताया। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हमारे चारों प्रकार हैं अविकारी के। हम सबसे पहले देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। क्या है वाक्य? हम धीरे धीरे चलता हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं होना चाहिए। दूसरा, हम खा पी कर आगे बढ़े। इस प्रकार इन वाक्यों में धीरे धीरे और आगे बढ़, आगे शब्द अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान, क्रिया का काल, क्रिया का परिणाम बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ओके। क्रिया विशेषण अव्यय। कुछ क्रिया की विशेषताएं, अव्ययों का परिचय। जैसे क्रिया की रीति बताने वाले को क्या कहते हैं? तेज, धीरे धीरे, अचानक, एकाएक। ये कौन सी क्रिया है? रीतिवाचक। भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि क्या है? क्रिया का काल बताने वाले अव्यय। आज, कल, देर से। एक मिनट, ये क्रिया के स्थान बताने वाले शब्द थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये है काल बताने वाला, क्रिया का काल बताने वाला अव्यय। आज, कल, देर से, जल्दी, प्रायः, कभी कभी, अन्य, अभी, अधि, ये सारे क्या हैं? क्रिया के काल हैं। क्रिया का परिणाम, परिमाण बताने वाले अव्यय कम हैं। कम, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, ये शब्द हैं परिणाम, परिमाणवाचक। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तुम मेरी मदद करो, कर सको तो बड़ा उपकार है। दूसरा, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी था। क्या था? आगे देखेंगे। दूसरा,
ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों ओर चल रहा। आगे समाचार चारों ओर चल रहा है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों को स्वयं वाक्यों में या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस समुच्चयबोधक अव्यय सभी लोग अपने बुक में करोगे। यह दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय हैं। ऊपर के या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य जो करते हैं समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे दो स्वतंत्र वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने वाले अव्ययों को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण कुछ समुच्चयबोधक अव्यय किंतु, लेकिन, बल्कि, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, या नहीं तो, वरना आदि क्या हैं? दो शब्दों को जोड़ने वाले। अगला देखेंगे समुच्चयबोधक अव्यय संबंधबोधक अव्यय। आगे निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मैं मित्र के साथ घूमने गया। 7। दूसरा, गौरा के कान कमल की पंखुड़ियों की तरह मुड़ गए। ऊपर के वाक्यों में 7 शब्द में मित्र से संबंध जोड़ता है। भांति शब्द का कान का संबंध पंखुड़ियों से जोड़ता है। इस प्रकार रेखांकित शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का होता है। इस तरह से इस प्रकार रेखांकित शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का स्वयं दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए सबको जोड़ते हैं। संबंधबोधक अव्यय हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ एक मिनट साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। संबंधबोधक अव्यय के पहले के अथवा की प्रत्यय लगता है, जैसे के साथ, के सामने, की भांति, के आगे आदि। कुछ अन्य संबंधबोधक अव्यय भी हैं, जैसे तरफ और बाद, आगे पीछे, बीच, पहले बाहर, भीतर ऊपर नीचे। ये सारे संबंधबोधक अव्यय के अन्य उदाहरण हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नहीं, वो चौथा बचा है, 1 मिनट, सॉरी। चौथा भी देख लेते हैं, तब खत्म करते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। और यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? नेक्स्ट, वाह क्या शानदार इमारत है। इन दोनों वाक्यों में क्या है? ऊपर दिए गए वाक्यों में वाक्यों में अरे और वाह शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय हैं, इसलिए आगे ऊपर दिए गए वाक्यों में अरे और वाह शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। इनमें विस्मय, आश्चर्य और प्रशंसा के भाव व्यक्त हुए हैं। विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि क्या हैं?
भावों को प्रकट करने वाले अव्ययों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादिबोधक अव्ययों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। किसे? जो ऊपर बताए गए हैं भावों को प्रकट करने वाले। कौन से? विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, ये सब जो भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादिबोधक अव्यय हैं हाय, हे राम, ओह, राम राम, धत, शाबाश, बाप रे आदि क्या हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। आगे है कृति स्वाध्याय, अर्थात जो हम सीखे हैं उसी के आधार पर प्रश्न। ये हैं कृति स्वाध्याय। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे उत्तर भी है, लेकिन पहले आप प्रश्न देखकर पढ़कर उत्तर कमेंट में देने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, मैंने आदर पाया और निरादर भी। दूसरा, रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तीसरा, जब मनुष्य जंगली था। चौथा, अच्छा तुम मेरी बात मानोगे। इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे ही 20 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।